हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का टर्म 2 का सिलेबस। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आ चुका है हमारा न्यू ईयर। एनर्जी बहुत ज्यादा है, टर्म हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है, तो टर्म 2 को भी हम कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के संग। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, राइटिंग को इग्नोर करना, बहुत टाइम बाद लिख रहा हूं मैं ऐसे, तो राइटिंग गंदी आ सकती है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या ये है चैप्टर, और इसमें सारा का सारा खेल जनरल एंट्रीज का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जनरल एंट्री बनाना आपका चुटकियों का खेल हो जाएगा, और आपको फुल ऑन फुल मार्क्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों, कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है यहां पर उधार से। कैसे उधार से, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मान के चलते ही हमारा एक पर्सन है ए। ए कौन है? हमारा सेलर है, ठीक है। और इसके सामने आता है ये पर्सन, अगेन दूसरा पर्सन है बी, और बी कौन है? बायर है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके। अब हुआ क्या है, ए ने जो सामान है वो बी को बेचा है, सेल गुड्स। कितने का सामान बेचा? लेट सपोज 10,000 का सामान ए जो है वो बी को बेच के आया है, और उधार पर बेचा है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चैप्टर की जो मूलभूत बात है ना वो है क्रेडिट। इस चीज का ध्यान रखना। अगर यहां पर कैश से रिलेटेड बात हो रही है तो ये चैप्टर किसी काम का नहीं है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो मुद्दे की बात है वो है उधार की सेल या फिर उधार की परचेस। ये चीज आपको बात समझ में आ गई? ओके। तो हुआ क्या है, ए ने जो है वो उधार पर सामान बेचा है बी को। अब बी ने क्या बोला कि मैं अभी तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बी ने बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, या फिर आफ्टर 1 मंथ, या आफ्टर 3 मंथ्स। उसने बोला मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, बाद में पेमेंट करूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ऐसे केस में क्या, ए ने उसको उधार पर सामान बेच तो दिया। अब ये क्या, उसे 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा, 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार के साथ साथ उसकी टेंशन बढ़ती रहेगी। टेंशन किस बात की बढ़ेगी? टेंशन इस बात की बढ़ेगी कि कल को बी ने अगर पेमेंट नहीं किया तो मेरा क्या होगा? मेरा सामान तो गया, पैसे भी नहीं आए, मुझे हो गया नुकसान। हो सकता है नहीं कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इस चैप्टर का रोल आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रोल आता है। क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब ए जो है थोड़ा समझदार है, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसने बोला ठीक है ए, सॉरी ठीक है बी, मैं तेरे को सामान उधार पर बेच तो रहा हूं, लेकिन मुझे लिख कर दो कि आप मुझे 1 महीने बाद पेमेंट दे दोगे। आप मुझे लिख कर दो कि आप 2 महीने बाद मुझे पेमेंट दे दोगे, या फिर आप 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर दोगे। आप लिख कर दो, साइन करके दो। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम किसी पेपर पर साइन करके देते हैं और लिख के देते हैं कि हम ये चीज करने वाले और अपने साइन कर दिए, तो वो चीज लीगली एक्सेप्टेबल होती है। और लीगली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि कल को आपने ये चीज नहीं करी तो आपके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है, और कोर्ट आपसे वो काम करवाएगा इंस्ट्रक्शंस के साथ। ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके। तो हुआ क्या, ए ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी बनाए जरा। ओके। ए ने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का नाम होता है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि बी भैया ने ना पेमेंट लिया है, सामान लिया है, जो भी सामान का XYZ सामान लिया है, और वो कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है। तो यहां पर उन्होंने अमाउंट भी लिख दी कि ये सामान जो है वो 10,000 का है। तो ये जो चिट्ठी है ए ने किसको दे दी? बी को दे दी, और बी से बोला बी भैया अपने यहाँ पे ऑटोग्राफ मार दो। तो बी ने क्या बोला, यार तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ए ने बोला बिल्कुल नहीं है, मुझे साइन करके दो। तो बी ने क्या करा, यहां पर अपने साइन करके वापस किसको दे दिया? ए को दे दिया। ये चीज समझ में आई? तो ऐसे केस में ये जो है डॉक्यूमेंट है, लीगल प्रूफ बन जाता है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब सर एक स्टोरी में मेरे आपको एक बात ध्यान में हो तो ये समझना, मैंने बोला था ये जो चिट्ठी है वो किसने लिखी है? ए ने लिखी है, और बी से साइन करवा कर ले ली है, हाँ या ना? ये चीज क्लियर है? ओके। तो स्टोरी में ये बात तो होगी, समझ में आ गई। क्या ये भी तो हो सकता है बी खुद बोले, या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे खुद चिट्ठी लिख के दे रहा हूं, मैं तुझे खुद लिख के दे रहा हूं कि मैं पेमेंट दे दूंगा, इतना तो भरोसा रख। तो हो सकता है कि बी भैया भी क्या करे, अगर ए चिट्ठी ना लिखे तो बी भी तो चिट्ठी लिख सकता है कि आई विल पे टू ए।
आई विल पे टू ए, और कितना पे करे, 10,000 का पे करे, और बी यहां पर अपने खुद ऑटोग्राफ मार के दे दे। ये भी तो चीज पॉसिबल है, तो मतलब दोनों चीज पॉसिबल है। ए लिखकर बोल सकता है इसको साइन करके दे, और बी जो है वो खुद बोल सकता है कि मैं तुम्हें खुद लिखकर दे रहा हूं। दोनों चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ध्यान रखना है, दोनों कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे कारण ये है, अगर ए साइन करवाता है बी से, तो उस डॉक्यूमेंट को बच्चों बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। क्या ये आप बात क्लियर है? ओके। और अगर बी खुद लिख कर दे रहा है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, अगर बी खुद लिख के दे रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ध्यान रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। इफ द बायर हिमसेल्फ ड्रॉज द बिल, हिमसेल्फ राइट्स द बिल, तो उस नोट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो उसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। और हम लिखते हैं इफ द सेलर राइट्स द बिल एंड गेट एक्सेप्टेड बाय द बायर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अभी आपने समझा होगा, मैंने वर्ड यूज कर रहे हैं, ड्रॉवर, एक्सेप्टर, ड्रॉई, पे, कुछ ऐसे वर्ड सुने आपने मेरे मुंह से, अगर नहीं सुने तो आप समझ लो। पहले बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है? ओके। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले मुद्दे की बात हमको ध्यान में रखना है, जो सेलर है, आई रिपीट, जो सेलर है वो बिल ड्रॉ करता है, ठीक है? मैंने सामान बेचा तो मैं बिल ड्रॉ करूंगा, तो सेलर विल ड्रॉ द बिल। ये चीज क्लियर होगी? ओके। और जो सेलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? इसको ड्रॉवर बोलते हैं, जो बिल को लिखता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। किसके लिए लिखा था? बी के लिए लिखा था, और बी से बोला था साइन करके दे, है ना? तो जिसके लिए लिखा जाता है उससे बोला जाता है ड्रॉई। क्या बोला जाता है इसे बच्चों? ड्रॉई बोला जाता है, या फिर उसको एक्सेप्टर बोला जाता है। कि ऑब्वियस ही बात है, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? इस पेपर को साइन करके कौन देगा? बी देगा, बायर देगा। तो उसको ड्रॉई बोला जा सकता है और एक्सेप्टर भी बोला जा सकता है। और तीसरी चीज, ये बिल का जो पेमेंट है जिस भी व्यक्ति को करा जाता है उसे पेई बोला जाता है। आई रिपीट, ये जो बिल है इसको जो जिसको पेमेंट किया जाता है उसको पेई बोला जाता है। कहने का मतलब ये, अगर ये बिल मेरे पास है तो बी मुझे पेमेंट करेगा, ये बिल आपके पास है तो बी आपको पेमेंट करेगा, अगर ये बिल ए के पास ही पड़ा है तो ये ए को पेमेंट करेगा। तो ऐसे केस में जिसके पास बिल होगा उसको पेमेंट किया जाएगा, और उस व्यक्ति को पेई बोला जाता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा सर ये पे के बारे में, तो बच्चों आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इस पे का मतलब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। जो बिल को लिखता है उसे ड्रॉर बोला जाता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ड्रॉर होता है वो सेलर होता है। ड्रॉई जो बिल को साइन करके देता है, उसकी साइन जो वो साइन करता है ना, तो ये समझा जाता है कि उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने मान लिया कि हाँ मुझे पेमेंट करना है। ये चीज क्लियर हो गया? तो उसको ड्रॉई या एक्सेप्टर बोला जाता है। और तीसरा, जिसको पेमेंट किया जाता है उसे पेई बोला जाता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रोमिसरी नोट कौन लिख रहा है? यहाँ पे प्रोमिसरी नोट सेलर, सॉरी बायर खुद लिख रहा है, तो इसको यहां पर बोला जाता है मेकर या फिर प्रोमिसर। क्या बोला जाता है? मेकर या फिर प्रोमिसर बोला जाता है। कि हाँ भी अगर मैं खुद बिल लिख के दे रहा हूं, बायर खुद बिल लिख के दे रहा है, तो वो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो आई एम अ प्रोमिसर, या फिर आई एम अ मेकर ऑफ द बिल। और जिसके लिए बिल लिखा जाता है उसको बोला जाता है पे, क्योंकि हम ए को पेमेंट करने वाले हैं तो उसको पे करना है। क्या ये चीज आपको लॉजिक क्लियर है? ओके। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन होता है? जो सेलर ड्रॉ करता है और बायर से साइन करवाता है। और प्रोमिसरी नोट क्या होता है? बायर खुद साइन करके सेलर को पकड़ा देता है। ध्यान रखना, ये थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहां पर 3 पार्टीज होती है। ड्रॉर जो बिल लिखता है, दूसरा ड्रॉई जिससे साइन करवाया जाता है, और तीसरा जिसको पेमेंट किया जाता है उसे हम पेई बुलाते हैं। ठीक है? इसके बाद यहां पर आता है प्रॉमिस नोट के अंदर एक होता है मेकर जो बिल को लिखता है, और दूसरा जिसके लिए लिखा जाता है, जिसको पेमेंट करना होता है, उसे हम पेई बुलाते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों आगे बात करते हैं। अभी बात आता है सर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां दे रखे हैं? बच्चों अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, अगर बाय चांस आए, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो रूल्स हैं वो कहां से आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो रूल्स हैं बच्चों वो लिख लो, नेगोशिएबल, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चैप्टर से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं। और जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, आपको बाय चांस सीए करना है, तो सीए के एंट्रेंस एग्जाम में ये कानून आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, ये लॉजिक आपको क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक बच्चों को समझ में आ चुका है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम बायर से साइन करवाते हैं कि वो हमको पेमेंट करेगा। ठीक है, ओके। और ध्यान रखना, यहाँ पे उधारी की मुद्दे की बात होती है। उधारी पर होगा तभी ये चैप्टर रूल में आता है, अदरवाइज किसी काम का नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट क्या होता है, हमने ये समझ लिया। जब सेलर साइन करवाता है तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। जब बायर खुद साइन करके दे रहा होता है तो उसे प्रोमिसरी नोट बुलाते हैं। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। और इसके अलावा इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से आते हैं। लॉजिक क्लियर? ओके। अब इसके अंदर जो मुद्दे की चीज एक और आती है, वो आती है हमारी ड्यू डेट। क्या आती है बच्चों? ड्यू डेट, जिसको डेट ऑफ मैच्योरिटी भी बोला जाता है। डेट ऑफ मैच्योरिटी भी बोला जाता है, या फिर मैच्योरिटी डेट भी बोला जाता है। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ड्यू डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है। अलग अलग नाम है, बात एक ही है। अभी हमने बोला था कि हम जो पेमेंट है वो कब करेंगे? आफ्टर 2 मंथ्स। तो कौन सी तारीख को करेंगे? तारीख भी तो पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर 30 डेज, तो कौन सी तारीख को? तो उस तारीख को, जिस दिन पेमेंट होगा, उस तारीख को हम बोलते हैं ड्यू डेट, या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर मैच्योरिटी डेट। और ध्यान रखना, इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर ये गलत होता है तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी किए जा सकते हैं, बिकॉज इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे, जरा समझते हैं, कोशिश करते हैं। अब मान के चलते हैं बच्चों, हमारा जो बिल था उस पर जो डेट थी वो लिखा था, मान के चलो 1 ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और ये बोला गया था, जो बायर ने बोला था, जो मैं पेमेंट है वो कब करूंगा? 1 महीने बाद करूंगा, आफ्टर 1 मंथ। कब करूंगा? आफ्टर 1 मंथ करूंगा। ठीक है, ओके। तो 1 महीने बाद जरा कौन सी डेट होती है, जरा बच्चों बताओगे? सर अगर 1 जन को प्रॉमिस किया था पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट करेगा वो 1 फेब को। हाँ या ना? बिल्कुल सही, 1 फेब को पेमेंट वो करेगा। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और जो हमारे पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि यार 1 फेब को हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लग जाए पैसे इकट्ठा करने में। हो सकता है ना कि उस दिन उसके पास पैसे ना हो, तो उसको हम 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। आई रिपीट, हम उसको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। 3 डेज का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? डेज ऑफ ग्रेस, या फिर ग्रेस डेज, डेज ऑफ ग्रेस। ये हमारी पुरानी रीत चली आ रही है कि हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि चलो पैसों का इंतजाम कर लो, उनको पेमेंट दे देना। तो ध्यान रखना, होता क्या है कि जब भी ड्यू डेट आ रही होती है, जैसे उसने 1 महीने बाद बोला था, तो हमने 1 जन को बिल लिखा था, उसने बोला था 1 फेब को पेमेंट कर देंगे, तो हम उससे कहेंगे नहीं, हमने तेरे को 3 दिन और दिए, अब तू हमको 4 फेब को पेमेंट करियो। कब पेमेंट करियो? 4 फेब को पेमेंट करियो। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी? हमारी ड्यू डेट हो जाएगी। जो पेमेंट होगा बच्चों, वो इस पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना, यहां पर बड़ा ट्विस्ट आता है। यहां पर ट्विस्ट क्या आता है जरा समझेंगे। और यहां पर बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो गलती कर जाते हैं। क्यों गलती कर जाते हैं बच्चों? कभी लिखा होता है पेमेंट करेंगे हम 2 महीने बाद, कभी लिखा होता है हम पेमेंट करेंगे 60 डेज बाद। परेशानी हो जाती है। कभी ईयर दे रखा होता है 2015, कभी ईयर दे रखा होता है 2016। यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, जरा ये समझते हैं बच्चों। ध्यान रखना, कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको खैर पता होगा, लीप ईयर कहलाता है वो। और लीप ईयर में हमारे फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ईयर दे रखा है 2016, 2020, या फिर 2024, या फिर 2012, आपको आपको ये ईयर्स दे रखे हैं, तो ये होते हैं हमारे
लीप ईयर, और लीप ईयर के अंदर हमारे पास 366 डेज होते हैं और फरवरी में 29 डेज होते हैं। ये तो सब आपको पता होगा अच्छे से, आई होप। ठीक है, और ये हमारा दे रखा है 2 मंथ्स और 60 डेज। इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि हर महीना 30 दिन, 31 दिन या 28 दिन का नहीं होता है। हर महीना फ्लक्चुएट करता है, कोई 28 का होता है, कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, तो कोई 31 का होता है। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू डेट को निकालना। ठीक है, क्या होता है ड्यू डेट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों लेट सपोज हमारा जो बिल ड्रॉ हुआ था वो मान के चलते हैं 1 फेब को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। 1 फेब 2020 को हमारा जो है बच्चों वो बिल ड्रॉ हुआ था। क्या ये आपको बात क्लियर है? ओके। और इसमें बोला गया था जो पेमेंट है वो हम कब करने वाले हैं? आफ्टर 1 मंथ करने वाले हैं, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है बच्चों, हरा कलर ठीक है, ओके। आफ्टर 1 मंथ करने वाले, तो बच्चों आपको कैलकुलेट करना है हमारी ड्यू डेट कितनी होनी चाहिए। तो जरा निकाले ड्यू डेट। बच्चों 1 फेब के बाद एक महीना काउंट करो। तो 1 फेब से ध्यान रखना, अगर हम जब भी मंथ की बात करते हैं ना, मंथ की, तो बस हम डेट स्विच कर जाते हैं, मतलब ईयर बदल दो, बस ये सॉरी मंथ बदल दो। 1 फेब से एक महीना जोड़ो, कितना हो गया? 1 मार्च। ठीक है, सिर्फ महीना कैलकुलेट करना है। ये चीज समझ में आई? सर नहीं समझ में आई तो चलो लॉजिक समझाता हूं। कभी भी अगर मंथ दे रखा हो तो जरा सिंपल सा ऐसे लिखो। 1 फेब को कैसे लिखे? 1/2/2020। क्या बोला गया? क्या ऐड कर दो? ये ऐड कर दो। तो हमने ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, +1 कर दिया क्योंकि मंथ दे रखा है ना, तो मंथ में हमने एक ऐड कर दिया। तो कितना हो गया? 1 मार्च 2020। सिंपल चीज, हमने मंथ ऐड कर दिया। अगर आपको दे रखा है 5 सितंबर 2020, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 5/9/2020 ये लिखते हैं। इसमें बोला गया 2 महीने, तो इसमें 2 महीने ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 5 नवंबर 2020। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। तो ये चीज तो हमने यहां पर कर दी, कोई डाउट इसमें? ओके नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारी जो ड्यू डेट आ रही है 1 फेब के बाद एक महीना, वो कब आ रही है? 1 मार्च 2020। बट हम क्या करते हैं? 3 दिन का क्या देंगे? ग्रेस देंगे। तो ध्यान रखना, अब इसमें 3 दिन और जोड़ो, इसमें 3 दिन और जोड़ो, कितना हो गया हमारा? 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च 2020 क्या हो गया बच्चों? हमारा ड्यू डेट हो गया। क्या ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर है? पक्का? ओके। और एक आध तो एग्जांपल देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना। चलो एक चीज और यहां पे ध्यान रखेंगे। अगर आपको दे रखा है 30 जनवरी, ठीक है, 2020 30 जनवरी, और आपको बोला गया एक महीने बाद, तो मैंने बोला था बस आपको क्या करना है, इसमें मंथ ऐड कर देना है। तो वैसे हमारी डेट क्या है? 3/1/31/2020, और इसमें 1 मंथ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 30 फरवरी 2020। ऑब्वियस सी बात है, फरवरी में 30 डेज तो नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? इसका लास्ट डे लिख लेंगे। उसका लास्ट डे कितना हमारा? 28 या 29, और क्योंकि 2020 हमारा लीप ईयर है तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, मतलब ये लास्ट डेट हमारी वही डेट मानी जाती है। जैसे हमारा 30 जनवरी से 30 फरवरी हो गया, पर 30 फरवरी होती नहीं है, तो लास्ट डेट क्या होती है फरवरी की? हमारी 29, तो वो हम काउंट कर लेंगे। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया? बहुत सही। तो हमको यहां तक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही है। अब बच्चों बात करते हैं डेज की। यहां पे तो मंथ वाली बात हो गई, मंथ वाली बात हो गई ना। अब बात करते हैं यहां पर हम डेज की। तो डेज में क्या दे रखा है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमको डेट दे रखी है बिल की, वो दे रखी है 28 फरवरी। ठीक है, 2021, 28 फरवरी 2021, और आपको बोला गया है 30 डेज। कितना बोला गया आपको? 30 डेज आपका क्या है? पीरियड है। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें हमको 30 डेज ऐड करने होंगे। ठीक है, 28 फरवरी को हम एक्सक्लूड कर देंगे। 28 फरवरी के बाद से हम 30 दिन काउंट करने वाले हैं। और क्योंकि 2021 है तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो 28 फरवरी इज द लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो 30 डेज से कितना हो गया? 1 मार्च से 30 मार्च तक हो गया। ओके। अब 30 मार्च में 3 दिन और जोड़ो, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। तो बच्चों इस केस में जो हमारी ड्यू डेट है वो कितनी हो जाएगी? 2 अप्रैल। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या हो जाएगी ड्यू डेट हमारी? 2 अप्रैल। पक्का? कोई डाउट, कोई परेशानी?
अब बच्चों इसके अंदर हमको एक दो बातें और दिमाग में रखनी है। चलो एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है, हमने जो पेमेंट करी थी वो कब करी थी, सॉरी हमने जो बिल ड्रॉ किया था वो किया था 12 ऑफ जून 2021 को। कब किया था? 12 ऑफ जून 2021 को किया था। और हमको बोला गया था कि जो पेमेंट है वो 2 महीने बाद हम करने वाले हैं। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद करने वाले। तो जरा ड्यू डेट कैलकुलेट करो, जरा इसमें 2 महीने ऐड करो। सर हमने 2 डेट ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 12/8/21। और इसमें 3 दिन का ग्रेस जोड़ो तो कितना हो गया हमारा? 15/8/21। और ध्यान रखना बच्चों, 15/8 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, नेशनल हॉलीडे। और इस दिन जो पेमेंट होता है वो नहीं होता है, बैंक्स बंद होते हैं। ठीक है, हम मान के चलेंगे यहाँ पे सारा पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहा है। और 15 अगस्त को जो है बैंक बंद होते हैं। ये बात आपको क्लियर है? ओके। तो बताओ पेमेंट कब होना चाहिए? 15 तारीख तो नहीं हो गया, तो हम करेंगे 16 तारीख को। हाँ या ना? नहीं, ये जो पेमेंट होता है बच्चों, ये पेमेंट होगा 14 ऑफ अगस्त को पेमेंट होगा इसका। इसका रीजन क्या है बच्चों? अगर आपको पहले से ही पता है कि इस दिन छुट्टी है, आपको इस दिन पहले से ही पता है कि छुट्टी है, तो आप बोल के रखोगे ना इस दिन छुट्टी है, तो एक दिन पहले पेमेंट कर देना, या फिर एक दिन बाद पेमेंट। एक दिन पहले पेमेंट, आपको पहले से ही पता है छुट्टी है, तो ऑब्वियस सी बात आप एक दिन पहले पेमेंट लेने के लिए बोलोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी अगर नेशनल हॉलीडे है तो पेमेंट एक दिन पहले ली जाती है। अब एक सवाल आता है, सर नेशनल हॉलीडे हमारे चैप्टर में कौन से हैं? क्योंकि हमारे पास नेशनल हॉलीडे तो बहुत ज्यादा है। होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, हमारा क्या कहते हैं 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी, 15 अगस्त है, पता नहीं कितनी जो छुट्टियां हैं। तो कौन कौन से हम कैलेंडर का याद रखेंगे? नहीं, आपको मेनली 3 याद रखनी है। पहली आपको कौन सी याद रखनी है? 26 ऑफ जैन जो कि हमारा रिपब्लिक डे है। सेकंड हमारा 15 ऑफ अगस्त, ये आपको ध्यान में रखना है। और है हमारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो ये हमारे क्या है? नेशनल हॉलीडेज हैं। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि नेशनल हॉलीडे, आपको खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमारी ड्यू डेट क्या 26 जैन को आ रही है, क्या हमारी 15 अगस्त को आ रही है, क्या 2 अक्टूबर को आ रही है। अगर इन तीनों में से किसी एक डेट पर हमारा डेज ऑफ ग्रेस आ रहा है, तो आपको एक दिन पहले क्या करना होगा? पेमेंट लेना होगा। मतलब इस केस में हमारा जो ड्यू डेट होगी वो होगी 25 जैन। ठीक है, 25 जैन। इसमें कितनी होगी हमारी? 14 अगस्त। ठीक है, और इसमें क्या होगी हमारी? 1 अक्टूबर। क्या ये आपको लॉजिक क्लियर है? ओके, चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब एक बात करते हैं जो नॉर्मली हम बच्चे भूल जाते हैं, टाइप्स ऑफ डेट, बिल डेट। अच्छा बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है बिल एट साइट, बिल एट साइट, ये दे रखा है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है बिल एट साइट, एट साइट का मतलब होता है कि जिस दिन मैंने आपको बिल दिया उसी दिन पेमेंट। बिल एट साइट का मतलब होता है ऑन प्रेजेंट। जिस दिन मैंने आपको सामने बिल को प्रेजेंट किया, जिस दिन मैंने आपसे बिल को साइन करवाया, उसी दिन आप पेमेंट दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्पेशल केस है, और इस केस के अंदर डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको दे रखा है बिल एट साइट, अगर क्वेश्चन में आपको अगेन बोल रहा हूं, आपको दे रखा है बिल एट साइट, तो ध्यान रखना जिस दिन मैंने आपको बिल दिया आपको उसी दिन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर ये स्पेशल केस है जिसके अंदर हम डेज ऑफ ग्रेस को ऐड नहीं करते। ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट, तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन मैंने आपको प्रेजेंट किया उसके बाद बिल का पेमेंट होगा। आई रिपीट, क्वेश्चन में आपको दे रखा है बिल आफ्टर साइट, ध्यान रखना यहां पर एट दे रखा है, यहां पे आफ्टर दे रखा है। तो बिल एट साइट का मतलब होता है जिस दिन हमने आपको बिल दिखाया उस दिन पेमेंट होगा। ठीक है, अगर मैंने आपको 15 ऑफ जैन को बिल दिखाया तो आपको 15 ऑफ जैन को ही पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है बिल आफ्टर साइट, मतलब जिस दिन मैंने आपको बिल एक्सेप्ट करवाया उसके बाद पेमेंट होगा। तो ध्यान रखना, तो अगर मैंने आपको 15 ऑफ जैन को बिल दिखाया तो आप साइन करवाया, तो आपको पेमेंट है वो इस तारीख से 3 दिन बाद करना पड़ेगा। तो मतलब इस केस के अंदर आपको जो हमारे डेज ऑफ ग्रेस है इसमें ऐड करने पड़ेंगे।
ये ध्यान रखना, स्पेशल केस है। इसमें ध्यान रखना आपको ड्यू डेट नहीं दी जाएगी, आपको ये बोला जाएगा कि इस डेट पर आपसे बिल साइन करवाया गया और बिल इज आफ्टर साइट। तो जिस डेट पर आप बिल साइन कर दोगे तो उसके 3 दिन बाद मतलब हमारे 18th ऑफ जैन को जो है वो बिल जो है वो क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब लास्ट जो एक ऑप्शन आता है वो आता है बिल आफ्टर डेट। कितना, कौन सा आता है हमारा, बिल आफ्टर डेट। इसका मतलब क्या होता है कि लेट सपोज आपने बोला मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है, आपने क्या बोला, मैं आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट करने वाला हूं। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जिस दिन मैंने आपसे बिल साइन करवाया ना, उस तारीख से 2 महीने बाद, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो ये हमारा बिल है जो कि मैंने कब लिखा था, 1 जैन को लिखा था। कब लिखा था? 1 जैन को लिखा था। बट मैंने आपसे जो सिग्नेचर है, वो 15 जैन को करवाए। तो ध्यान रखना जो ड्यू डेट कैलकुलेट करी जाएगी वो 15 जैन से कैलकुलेट करी जाएगी। और 15 जैन से 2 महीने काउंट करो जरा, 15 जैन, ठीक है। और मान के चलो ईयर अगर ना स्पेसिफाई था तो ध्यान मत देना, इसमें 2 ऐड करो 2 महीने बाद, तो कितना हो गया हमारा 15 मार्च। इसमें 3 दिन अलग से ऐड करो तो हमारी ड्यू डेट कौन सी हो गई, 18 मार्च। तो 18 मार्च को हमारी ड्यू डेट होगी। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने पढ़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, डेज ऑफ ग्रेस भी हमने देख लिया कि 3 दिन का हमको ऐड करना होता है। सिर्फ एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ एक स्पेशल केस है जिसके अंदर जो है हम वो डेज ऑफ ग्रेस नहीं देते जब बिल एट साइट दे रखा होता है। ओके बच्चों, एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि नेशनल हॉलिडे होता है तो एक दिन पहले होता है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है इमरजेंसी हॉलिडे हो जाए। इमरजेंसी हॉलिडे का मतलब कि सरकार ने अचानक से बोल दिया कल की छुट्टी है, ये जयंती है, कल की छुट्टी कर दी, कर्फ्यू में छुट्टी हो गई, लॉकडाउन में छुट्टी हो गई, तो हो सकता है इमरजेंसी हॉलिडे हो जाए। तो उस केस में आपको पहले से तो नहीं पता ना कि पेमेंट नहीं हो पाएगा उस तारीख को, तो ध्यान रखना इमरजेंसी हॉलिडे के चक्कर में हम एक दिन बाद पेमेंट लेते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कभी भी इमरजेंसी हॉलिडे है, मैं लिख देता हूं आपको याद रहेगा, कभी भी अगर इमरजेंसी हॉलिडे है तो जो पेमेंट है 1 डे आफ्टर होगा, ठीक है। अगर कोई नेशनल हॉलिडे है तो जो बच्चों पेमेंट है वो होगा 1 डे अर्लियर। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है बच्चों। इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन से हम हर एक टाइप के केसेस को देखेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो तब तक आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज अगर आप को ये लेक्चर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। आपसे हमारा चैनल, तो आप जितना सपोर्ट दिखाएंगे उतने हमारे लिए बेहतर रहेगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार इस सेशन को देख रहे हो। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कोई क्वेरी हो तो, ठीक है। कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो जरूर आप इसको वो करें, कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे मुझे पता लग जाएगा, मैं आपको क्वेरी सॉल्व कर पाऊंगा। और बेल आइकन को दबा देना क्योंकि अगला सेशन आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कोविड के केसेस फिर से बढ़ने चालू हुए तो अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।